क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं इंटरमीडिएट का चौथा चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जिसमें अभी हमने आपको अवगत कराया था कि यूरोपीय संघ, आसियान, और अब हम देखते हैं कि माओ युग के पश्चात चीन की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार उन्नति की ओर अग्रसर हुई। माओ युग के पश्चात चीन की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार उन्नति की ओर अग्रसर हुई, तो ये हम निम्नलिखित कारणों से देखते हैं। नंबर 1, यूएसए से संबंध स्थापित करना। शीत युद्ध के दौर में चीन जो है वो सोवियत संघ के गुट में शामिल था। और सोवियत संघ गुट के शामिल होने के कारण उसका आर्थिक विकास अच्छी तरीके से नहीं हुआ। तब उसने जो है अमेरिका से अपने संबंध स्थापित किए और चीन ने अपने राजनीतिक चाउ एन लाई एवं आर्थिक एकांतवास को समाप्त करते हुए, फिर सुनो, सोवियत संघ से संबंध होने के कारण जो है चीन अपना आर्थिक विकास नहीं कर पाया। तब उसने जो है अमेरिका से अपने संबंध स्थापित किए और अपने राजनीतिक चाउ एन लाई एवं आर्थिक एकांतवास को समाप्त करने के लिए 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध स्थापित किए। किसने किए? चीन ने। क्यों? क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी और आर्थिक स्थिति खराब होने का कारण था सोवियत संघ से उसका गुट में शामिल होना। अब दूसरा कारण जो है वो आधुनिकीकरण। चीन ने आधुनिकीकरण की दिशा में भी कई प्रयोग किए, जिसमें 1973 में चीनी प्रधानमंत्री, फिर नोट करो, 1973 में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने, अगर ये पूछा जाए कि चीनी प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, तो चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। क्योंकि चीन की स्थिति खराब हो चुकी थी आर्थिक रूप से, तो उन्होंने जो है चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने 4 प्रस्ताव रखे। कितने प्रस्ताव रखे? 4, जिसके आधार पे कृषि का विकास कैसे हो, उद्योग का आधुनिकीकरण कैसे हो, सेना किस प्रकार होनी चाहिए और विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी विस्तार होना चाहिए। तीसरा है आर्थिक सुधारों एवं खुले द्वार की नीति। 1978 में तत्कालीन चीनी नेता देंग शियाओपेंग ने चीन में आर्थिक सुधारों एवं खुले द्वार की नीति घोषणा करी। अगर ये सवाल आए कि खुले द्वार की नीति घोषणा किसने करी, तो देंग शियाओपेंग ने की। कब की? 1978 में। ये नीति विदेशी पूंजी में प्रौद्योगिकी में निवेश से उच्चतर उत्पादन को प्राप्त करने के लिए की गई। यानी कि ये नीति इसलिए की गई थी कि विकास को कैसे ज्यादा से ज्यादा तरक्की दी जाए, उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, और 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन में भी शामिल हो गया। तीसरा पॉइंट, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाया। चीन ने बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाया। ये व्यवस्था उसने इसलिए करी थी कि आपने सुना होगा शॉक थेरेपी में सोवियत संघ ने अधिकतर उद्योगों को बेच दिया था, लेकिन चीन ने जो है पहले शॉक थेरेपी अमल न करके, चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल न करके अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से, यानी कि चीन ने ये सोचा कि हम जो है शॉक थेरेपी के माध्यम से अपना व्यापार नहीं करेंगे,
उद्योगों को नहीं बेचेंगे, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से उसका विकास करेंगे। तो सबसे पहले 1982 में खेती का निजीकरण किया गया, यानी कृषि क्षेत्र का जो है निजीकरण किया गया, और 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया तथा व्यापार संबंधी अवरोधों को मात्र आर्थिक क्षेत्र में के लिए निरंतर हटाया गया, जहां विदेशी निवेश अपने उद्यम स्थापित कर सकते थे। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये हुआ कि चीन ने शॉक थेरेपी के माध्यम से अपने व्यापार को नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से पहले कृषि फिर उद्योगों के विकास के लिए निजीकरण किया। तो इस वीडियो में आप ही समझे, अगले में आपको और बताता हूँ। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में हम जो है चीन के विषय में विस्तार से अवगत करा रहे हैं आपको। अब हम देखते हैं कि माओ युग के पश्चात चीन में आर्थिक नीति अपनाने के कारण क्या थे। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि ये आर्थिक नीतियां क्यों अपनाई गई, कोई तो कारण रहा होगा। तो वो कारण जो है वो नंबर 1 ये रहा कि 1949 में, नोट करो, 1949 में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के पश्चात, जो माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई थी, तो उसके पश्चात जो है चीन में आर्थिक विकास नहीं हो सका था। क्योंकि जो साम्यवादी क्रांति हुई तो उस क्रांति के पश्चात विकास नहीं हुआ, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। दूसरा कारण, चीनी अर्थव्यवस्था की विकास दर 5 से 6% की मदद थी। यानी कि चीन की आर्थिक व्यवस्था की जो दर थी वो 5 से 6% के मदद थी, और चीन की बढ़ती हुई जनसंख्या भी विकास में अवरोध पैदा कर रही थी। क्योंकि जहां जनसंख्या ज्यादा होगी खर्चे कम होंगे, खर्च बढ़ते चले जाएंगे, आने का साधन होगा नहीं, कमाई का साधन होगा नहीं, तो दिक्कतें अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ेंगी। तीसरा कारण था राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था के कारण, क्योंकि कृषि पर जो है वो राज्य का अधिकार था, तो खेती की पैदावार उद्योगों की आवश्यकता अनुसार अधिशेष नहीं थी। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो चीन की अर्थव्यवस्था थी उसके अंदर खेती जो है वो राज्य का अधिकार था, यानी कि खेती का विकास राज्य के ऊपर निर्मित था और राज्य ही उसकी नीतियां बनाता था। तो जिसका कारण ये हुआ कि उद्योगों के लिए पर्याप्त मात्रा में कृषि के साधन उपलब्ध नहीं थे। उद्योगों के लिए पर्याप्त रूप से कृषि पैदावार नहीं हो पा रही थी, और ज्यादा होती तो विकास कुछ और होता, लेकिन कृषि की पैदावार ज्यादा नहीं थी, और जितनी थी उससे उद्योगों का भला नहीं हो पा रहा था। चौथा कारण है कि विदेशी व्यापार बहुत कम था। चीन के अंदर जो है विदेशी व्यापार बहुत कम था। उसके कम होने के कारण क्या था मालूम है? शीत युद्ध का दौर, और शीत युद्ध के दौर में चीन जो है वो सोवियत संघ के गुट में था। इसके कारण जो है विदेशी व्यापार नहीं हुआ और विदेशी निवेश बहुत कम था। फिर पांचवा पॉइंट है, चीन के निवासियों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। यदि किसी व्यक्ति की आय कम होगी तो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि वो अपना विकास किस प्रकार करेगा। तो चीन में प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम थी। तो इन सब पहलुओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि नई आर्थिक नीति बनाई जाए। तो चीन में नई आर्थिक नीति बनाई गई थी, और उस आर्थिक नीति के परिणाम क्या हुए, यानी कि लाभकारी परिणाम क्या हुए। तो हम पहला लाभकारी परिणाम है कृषि उत्पादों और ग्रामीण आय में वृद्धि। नई आर्थिक नीति के तहत कृषि उत्पादों एवं ग्रामीण आय में वृद्धि। कृषि के निजीकरण से, क्योंकि 82 में कृषि का निजीकरण हो गया, 1982 में चीन में कृषि का निजीकरण होने से अर्थव्यवस्था में नीति बचत का परिणाम हुआ। निजी
बचत का परिणाम हुआ, परिणाम बड़ा हुआ और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। जब कृषि का निजीकरण हुआ तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी तेजी से बढ़ने लगा और उद्योग धंधे भी बहुत तेजी से बढ़ गए। अगला है वृद्धि दर में बढ़ोतरी। वृद्धि दर में बढ़ोतरी, कृषि और उद्योगों का निजीकरण होने से दोनों की अर्थव्यवस्था में वृद्धि तेजी से बढ़ती चली गई, क्योंकि निजी अर्थव्यवस्था में हमेशा कार्य लाभ के लिए ही किया जाता है और लाभ के लिए ही कार्य होता है। अगला विदेशी व्यापार में वृद्धि। विदेशी व्यापार में वृद्धि, व्यापार में नए कानून, नई आर्थिक नीति के तहत चीन ने व्यापार में नए आर्थिक कानून बनाए। विशेष आर्थिक क्षेत्र के निर्माण में विदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, जिसके कारण जो है चीन में विदेशी उद्योग तेजी से बढ़ने लगे। अगला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सबसे प्रमुख रूप से उभर के आया। आप ये मानकर के चलिए कि नई आर्थिक नीति के तहत खुले द्वार की नीति अपनाई गई और उसके अंदर जो है उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, उद्योगों का निजीकरण किया गया। इस निजीकरण से ये हुआ कि विदेशी निवेश जो है बहुत ज्यादा हुआ और सबसे अधिक फायदा ये हुआ कि पूरे विश्व में अधिकांश देश जो हैं वो चीन में अपना निवेश करने लगे। अगला है कि चीन की आर्थिकी में नाटकीय सुधार। चीन की आर्थिकी में नाटकीय सुधार, जो चीन 1949 में आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा था, बहुत गरीबी की स्थिति झेल रहा था, वो अचानक इतना धनवान कैसे हो गया? क्या कारण था उसका? तो उसका कारण यही था कि विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार। जब कृषि और उद्योग का निजीकरण हुआ तो चीन में विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार हो गया और इसके दम पे चीन ने दूसरे देशों में भी निवेश करना शुरू कर दिया। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि चीन के अंदर नई आर्थिक नीति से जो पुरानी उसकी परेशानियां थी वो खत्म हुई और उसने जो है, आप देख ही रहे हो कि आज हर अधिकांश चीजें जो हैं वो मेड इन चाइना की होती हैं। सस्ती भी होती हैं, अच्छी भी होती है, टिकाऊ भी होती हैं और कमजोर भी होती हैं। तो नई आर्थिक नीति से चीन को बहुत फायदा हुआ और इसका परिणाम ये हुआ कि आज चीन की अर्थव्यवस्था जो है उन्नत दिशा की ओर उन्नत प्रगति कर रही है और नई आर्थिक नीति के कारण चीन का बहुत आर्थिक विकास हुआ। मैं समझता हूँ कि आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है।